नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल उत्तराखंड जीके विद एक्स्ट्रा फैक्ट में। दोस्तों, हम परीक्षा वाणी को चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको पहला चैप्टर करा चुका हूं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम उसका अगला पार्ट लेकर आए हैं और जिसमें मैं आज आपको कुनिंद शासकों के बारे में बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड पर राज करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी, तो वो कुनिंद ही थे। ये आपको याद रखना है कि कुनिंद शासक ही थे जिन्होंने उत्तराखंड पर सर्वप्रथम राज किया था। ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों इसी में, तो आपको याद रखना है कि कालसी अभिलेख, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसकी खोज 1860 में हुई थी और जॉर्ज फॉरेस्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ये आपको याद रखना है कि इसकी खोज किसने की थी, कालसी अभिलेख की, तो जॉर्ज फॉरेस्ट ने की थी, 1860 में की थी। कालसी जो है वो किस नदी के किनारे है, तो आपको याद रखना है टॉस और यमुना नदी के किनारे पर है। तो ये भी आपको याद रखना है कि टॉस और यमुना नदी के किनारे पर है कालसी। ये आपको याद रखना है। दूसरा जो आपको याद रखना है दोस्तों कि ये जो कालसी अभिलेख है ये किस शासक का था, तो ये अशोक का अभिलेख था। ये आपको याद रखना है कि अशोक का अभिलेख था। और कब का है दोस्तों ये, तो ये 257 ईसा पूर्व का अभिलेख है, जो आपको याद रखना है। दोस्तों इसमें जो इसकी खोज हुई थी ये 1860 में हुई थी, जॉर्ज फॉरेस्ट के द्वारा की गई थी। और इसमें जो जानकारी मिलती है मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और जो कुनिंद राजा थे दोस्तों, जो कुनिंद राजा थे वो प्रारंभ में मौर्यों के अधीन ही हुआ करते थे। यह भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। अगला है दोस्तों कि कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, तो कुनिंद वंश का जो प्रतापी या सबसे शक्तिशाली शासक था वो अमोघ भूति था। ये आपको याद रखना है। और ये क्यों था, तो इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ कि कुनिंद वंश से संबंधित जो मुद्राएं मिली हैं, जो आपको याद रखनी है कुनिंद वंश से संबंधित मुद्राएं, तो ये 3 प्रकार की मुद्राएं थी। एक तो अमोघ भूति प्रकार की थी, जो आपको याद रखना है अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं। दूसरा दोस्तों जो मुद्राएं थी वो अल्मोड़ा प्रकार की थी। और तीसरी चेतेश्वर प्रकार की मुद्राएं थी। ये आपको याद रखना है कि कुनिंदों से संबंधित जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं वो कितने प्रकार की थी, ये 3 प्रकार की थी। पहली अमोघ भूति प्रकार की, दूसरी अल्मोड़ा प्रकार की और तीसरी चेतेश्वर प्रकार की मुद्राएं थी। तो इसी में जो आपको याद रखना है दोस्तों इनकी मुद्राओं के बारे में कि जो अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा थी, ये आपको याद रखना है कि अमोघ भूति प्रकार की जो मुद्राएं हैं दोस्तों वो किस भाषा में लिखी थी, तो आपको याद रखना है कि ये ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। ये ब्राह्मी लिपि की थी और साथ में खरोष्टी लिपि में थी। ये आपको याद रखना है। इसकी जो अमोघ भूति है इसकी जो मुद्राएं हैं वो ब्राह्मी लिपि की और खरोष्टी लिपि की मुद्राएं थी। ऐसे ही आपको याद रखना है, तो ये किसकी बनी होती थी, तो ये तांबे की बनी होती थी और चांदी की थी, यानी रजत की मुद्राएं होती थी। ये भी आपको याद रखना है। जो अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं हैं ये द्विभाषीय थी और द्विलिपीय थी। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। ऐसे ही आपको याद रखना है कि जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं वो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा की जो भाषा थी वो क्या थी, तो इनकी भाषा ब्राह्मी थी। ये आपको याद रखना है कि इनकी भाषा क्या थी, ये ब्राह्मी थी। और ये कैसी होती थी, तो ये केवल ताम्र मुद्राएं थी, ये तांबे की बनी होती थी। ये आपको याद रखना है। और वैसे ही चेतेश्वर प्रकार की जो मुद्राएं हैं वो भी ब्राह्मी की थी और ताम्र मुद्राएं होती थी। आपको ये याद रखना है। केवल अमोघ भूति ही एक ऐसा शासक है जिसकी मुद्राओं पर ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। ऐसे ही जो इसीलिए अमोघ भूति को कुनिंद वंश का सबसे प्रतापी शासक कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों जो इसकी मुद्राएं मिली हैं, कुनिंद की जो अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं हैं उस पर देवी के और मृग के चित्र अंकित हैं। ये आपको याद रखना है कि जो अमोघ भूति है इसकी जो मुद्राएं मिली हैं उस पर देवी के और मृग के चित्र अंकित हैं। अगला है दोस्तों अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि ये ब्राह्मी लिपि की थी और ताम्र मुद्राएं थी। इसमें जो कुछ कुनिंद राजाओं के उल्लेख मिलता है वो कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखने हैं। वो आसेक है, गोमित्र है, हरदत्त है और शिवदत्त है। ये आपको याद रखने हैं। इन 4 राजाओं का उल्लेख इनसे प्राप्त होता है। और अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं मिली थी तो 1914 में मिली थी। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए।
तो अमोघ भूति की मृत्यु के बाद मैदान पर किसका अधिकार हो गया था? तो आपको याद रखना है कि ये शकों का अधिकार हो गया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। दूसरा आपको याद रखना है कि कुमाऊं में शकों के अधिकार की पुष्टि कौन से वो करता है? तो आपको याद रखना है शक संवत का जब प्रचलन हुआ था तो शक संवत से भी इनका उल्लेख मिलता है। दूसरा, उस समय का जो सूर्य मंदिर है वो कटारमल वाला, जो कि अल्मोड़ा जनपद में है, अल्मोड़ा में है दोस्तों, और राजा कटारमल के द्वारा इसे बनाया गया था। सूर्य भगवान की यहाँ पूजा होती है, इससे भी इनके उल्लेख मिलता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला है दोस्तों जो आपको याद रखने हैं, कुषाण शासक कौन कौन थे? तो आपको याद रखने हैं शकों के बाद कौन आए थे? तो कुषाण आए थे तराई क्षेत्र में। तो उस समय जो कुषाण शासक थे, मतलब जो कुनिंद राज्य चल रहा था, उसमें कुछ छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। तो उस समय जो तराई क्षेत्र में था कुनिंदों का, कुषाणों का शासक था। ये आपको याद रखना है कि तराई क्षेत्र में उस समय कुषाणों का शासन हुआ करता था। तो जो कुषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं जो आपको याद रखने हैं, वो कहाँ कहाँ से याद करने हैं कि कुषाण कालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वीरभद्र से प्राप्त हुए हैं। ये वीरभद्र किसका प्राचीन नाम है? तो ये ऋषिकेश का है। ये आपको याद रखना है कि वीरभद्र किसका प्राचीन नाम है? तो वो ऋषिकेश का है। और दूसरा है मोरध्वज। मोरध्वज किसका प्राचीन नाम है? तो आपको याद रखना है कि कोटद्वार। कोटद्वार के समीप ही मोरध्वज का एक किला भी है दोस्तों, जो आपको याद रखना है। तो मोरध्वज प्राचीन नाम है कोटद्वार का, और वीरभद्र है ऋषिकेश का। और गोविषाण जो कि इंपॉर्टेंट है, गोविषाण, गोविषाण कहाँ है? तो काशीपुर में है। ये आपको याद रखना है। कुषाणकालीन जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वीरभद्र ऋषिकेश से, मोरध्वज कोटद्वार से, और गोविषाण काशीपुर से ये प्राप्त हुए हैं, जो आपको याद रखने हैं। अगला है दोस्तों उसमें कि कुषाणों व कुनिंदों के समकालीन कौन हुआ करते थे? तो ये आपको याद रखने हैं कि कुषाण और कुनिंद जो शासक थे उनके समय जो समकालीन थे उस समय योद्धे शासक हुआ करते थे। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। इन्होंने किसका दमन किया था? तो आपको याद रखना है कि कुषाणों का दमन कर दिया था। इनके द्वारा कुषाणों का दमन किया था। इनकी जो मुद्राएं मिली हैं कुषाणों की, तो वो कहाँ से मिली हैं? तो वो आपको याद रखना है जौनसार भाबर से मिली हैं। कालो डांडा जो कि पौड़ी में है, ये आपको याद रखना है। लैंसडाउन का प्राचीन नाम है कालो डांडा, ये भी आपको याद रखना है। और इसका नाम लैंसडाउन कब पड़ा था? तो आपको याद रखना है कि 1890 में इसका नाम लैंसडाउन हुआ था। ये भी याद रखना है दोस्तों। अगला है करत्यूरपुर राज्य, तो ये भी किसके अधीन था? तो ये भी कुनिंदों के अधीन था। तो आपको याद रखना है जो कुनिंद के संस्थापक थे, इसके संस्थापक कौन थे? तो वो कुनिंद शासक ही हुआ करते थे। करत्यूरपुर राज्य के बारे में जो आपको याद रखना है कि इसके संस्थापक कौन थे? तो वो कुनिंद राजा ही थे। दूसरा आपको याद रखना है कुनिंदों के बारे में जो उल्लेख मिलता है दोस्तों, वो कहाँ से मिलता है? तो ये समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशिष्टि से मिलता है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों कि समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशिष्टि है इससे भी कुनिंद शासकों के बारे में उल्लेख मिलता है, जो आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आने वाले समय में, क्या जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, बहुत ही जल्द एग्ज़ाम होने वाले हैं, ये आपको सभी को पता है। तो प्लीज़ आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, और इसमें बहुत ही ज़रूरी प्रश्न हैं। दूसरा आपको याद रखना है कि इनको पराजित कर नागों का उत्तराखंड पर अधिपत्य हुआ था। तो कुनिंदों को जो शासक थे उन्हें पराजित करने के बाद नागों का अधिकार हो गया था। ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड पर किसका अधिकार हो गया था? तो नागों का हो गया था। ये किस सदी की बात है? तो 20वीं सदी की बात है, जो आपको याद रखनी है। अगला है दोस्तों नागों को पराजित किसने किया था? तो आपको याद रखना है तो मौखरियों ने किया था। कन्नौज के जो शासक हुआ करते थे इन्हें नाग जाति जो थी उन्हें पराजित किया था। आपको ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए कि नागों को पराजित करने वाली शक्ति कौन थी? तो मौखरी थे, जो कन्नौज के शासक हुआ करते थे। उत्तराखंड में मैंने आपको बताया है कि नाग जाति से संबंधित बीनाग जो मंदिर है वो कहाँ है? तो वो पिथौरागढ़ जनपद में है। ये आपको याद रखना है कि ये कहाँ है? तो ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ये आपको याद रखना है। और अंतिम मौखरी शासक कौन था? तो आपको याद रखना है कि अंतिम मौखरी शासक ग्रहवर्मा था, जो कि किसका बहनोई था? हर्षवर्धन। इसका जो बहनोई था वो हर्षवर्धन था। ये आपको याद रखना है कि मौखरी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो ग्रहवर्मा था, जो कि इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए।
दोस्तों उसके बाद उत्तराखंड में हर्ष का काल आ जाता है, हर्षवर्धन का कुछ शासन रहा है, उसके अधीन रहते हैं। तो आपको याद रखना है इससे संबंधित कि उत्तराखंड में जो हर्षवर्धन का जो समय था उसमें क्या क्या हुआ था। इसका जो कवि था हर्षवर्धन का वो कौन था, तो वो वाणभट्ट के रचयिता कौन थे, हर्षचरित। ये आपको याद रखना है कि हर्षवर्धन के समय वाणभट्ट इनके कवि थे और जिनके द्वारा हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी गई थी। किसके स्मृति में लिखी गई थी, तो ये हर्षवर्धन के समय में लिखी गई थी। आपको याद रखना है कि हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो वो वाणभट्ट हैं। इसी के समय दोस्तों इसी के समय आपको याद रखना है कि चीनी यात्री आया था, कौन, ह्वेनसांग। इसने उत्तराखंड की यात्रा करी थी, ये आपको याद रखना है। और ये किसके समय आया था, तो ये हर्षवर्धन के समय आया था। उस समय भारत में हर्षवर्धन का शासन था। चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था, इसने हरिद्वार की यात्रा 634 में करी थी। ये आपको याद रखना है कि 634 में इन्होंने हरिद्वार की यात्रा करी थी, 634 में। और इन्होंने हरिद्वार को क्या बोला था, तो आपको याद रखना है इनके द्वारा मोयोलो इसे कहा गया था, मोयोलो। तो इनके द्वारा कहा गया था, किसके, हरिद्वार को इन्होंने क्या कहा था, तो मोयोलो इन्होंने हरिद्वार के लिए कहा था, जिसका अर्थ जूलियन द्वारा लगाया गया था मायापुर क्षेत्र से। और गंगा को इन्होंने महाभद्रा के नाम से कहा था। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ह्वेनसांग ने गंगा को क्या बोला था, तो महाभद्रा कहा था। और हरिद्वार को क्या बोला था, तो मोयोलो बोला था। ये आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। और ये हरिद्वार कब आया था, तो 634 में आया था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये काशीपुर भी गया था, जो आपको याद रखना है। तो ये काशीपुर कब गया था ह्वेनसांग, तो 636 में गया था। ये आपको याद रखना है कि 636 में गया था। और काशीपुर के लिए इसने क्यूपी स्वर्णा नाम का प्रयोग किया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। दूसरा आपको याद रखना है कि ह्वेनसांग ने उत्तराखंड को क्या कहा था, तो क्या कहा था दोस्तों, पोलो ही हिमो पुलो। ये किसके द्वारा कहा गया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए कि ह्वेनसांग द्वारा उत्तराखंड को क्या कहा गया था, तो पोली हिमो पुलो। ये आपको याद रखना है, जिसका एक शॉर्ट में नाम है ब्रह्मपुर राज्य। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड के लिए इसने ब्रह्मपुर राज्य का प्रयोग किया गया था। इसने जो बताया है, जब ये हरिद्वार आया था 634 में, ये आपको बताया है कि 634 में इसने हरिद्वार की यात्रा करी थी। उस समय जो हरिद्वार का क्षेत्रफल बताया था, तो इसने 20 ली, जो चीनी भाषा में होता है दोस्तों, 20 ली बताया था इसका क्षेत्रफल, किसका, हरिद्वार का। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि ह्वेनसांग द्वारा हरिद्वार का क्षेत्रफल कितना बताया गया था, तो आपको याद रखना है 20 ली। इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। दोस्तों अब हम पौरव वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जो आपको याद रखना है। पौरव वंश में कुल 5 राजा हुए हैं, जिनका उल्लेख तालेश्वर अभिलेख से मिलता है। तो आपको याद रखना है, इसका जो प्रथम शासक था तो विष्णुवर्मन था, द्वितीय कौन था, तो वृषवर्मन था, तीसरा अग्निवर्मन था, चौथा दूतिवर्मन था, और लास्ट जो रहता है दोस्तों वो विष्णुवर्मन सेकंड। ठीक है दोस्तों, विष्णुवर्मन सेकंड था जो अंतिम राजा थे। 5 राजाओं का उल्लेख मिलता है पौरव वंश में। जो पहला कौन था, तो विष्णुवर्मन प्रथम था, दूसरा वृषवर्मन था, तीसरा अग्निवर्मन था, और चौथा दूतिवर्मन था, और 5वां दोस्तों क्या था, विष्णुवर्मन सेकंड, जो आपको याद रखने हैं पौरव वंश से संबंधित। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। इनके द्वारा जो आपको और इनसे संबंधित प्रश्नों में याद रखना है, तो ये जो दूतिवर्मन है, इसके नाम के आगे परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि जुड़ी थी। ये भी आपको याद रखना है। और उससे पहले दोस्तों अग्निवर्मन ने महाराजा धीराज की उपाधि अपने नाम के आगे लगाई थी। महाराजा धीराज, जो आपको याद रखना है, महाराजा धीराज की उपाधि सर्वप्रथम किसने लगाई थी पौरव वंश में, तो वो अग्निवर्मन थे। और दूतिवर्मन के द्वारा महाराजा कौन सी, परम भट्टारक महाराजा धीराज, परम भट्टारक, ये आपको याद रखना है, परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि जोड़ने वाला शासक कौन था, तो वो दूतिवर्मन था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आने वाले, तो आपको दोस्तों ये याद रखने हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ये जो पौरव वंश से संबंधित अभिलेख था तो वो तालेश्वर अभिलेख है। ये भी आपको याद रखना है कि तालेश्वर अभिलेख किससे संबंधित है, तो वो पौरव वंश से संबंधित है। और इसकी खोज कब हुई थी, तो इस अभिलेख की खोज 1915 में हुई थी, और ये वाई.के. गुप्ते द्वारा की गई थी। ये आपको याद रखना है, वाई.के. गुप्ते द्वारा इसकी खोज की गई थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए।
अब हम बात करते हैं दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में, जो कि 700 से लेकर 1030 तक चला था। इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद रखना है दोस्तों। इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, तो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड पर प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था, तो वो यही था कत्यूरी राजवंश या कार्तिकेयपुर राजवंश, ये आपको याद रखना है दोस्तों। उत्तराखंड पर राजनीतिक शक्ति कौन थी पहली जो इसने शासन किया था, वो कुनिंद थे। और जबकि आपको याद रखना है कुनिंदों के बाद तो बाद पौरव आए थे। और आपको याद रखना है कि उत्तराखंड पर ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था, तो वो कौन सा था, कार्तिकेयपुर या कत्यूरी, ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगला है जो आपको याद रखना है दोस्तों, ये मूलतः कहाँ, तो दोस्तों ये मूलतः कहाँ के हुआ करते थे, तो आपको याद रखना है कि अयोध्या के थे कत्यूरी राजवंश के शासक। लेकिन किसके अनुसार, तो लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार। ये आपको याद रखना है कि लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार ये कहाँ से संबंधित थे, तो ये अयोध्या के शासक हुआ करते थे इनके अनुसार। जबकि बद्रीदत्त पांडे ने इन्हें सूर्यवंशी कहा है, किसे, कत्यूरियों को। ये आपको याद रखना है कि अयोध्या से किसने बताया है, तो लक्ष्मीदत्त जोशी ने बताया है। और कत्यूरियों को सूर्यवंशी किसने कहा है, तो ये बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा कहा गया है, ये आपको याद रखना है। कत्यूरियों की जो भाषा थी, जो आपको याद रखना है कि इनकी जो राजभाषा थी वो संस्कृत हुआ करती थी। जबकि लोक भाषा यानी आम बोलचाल की भाषा क्या थी, तो वो पाली थी। ये आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए कि इनकी राजभाषा क्या थी, तो ये संस्कृत थी। और लोक भाषा क्या थी, तो वो पाली थी। आगे है दोस्तों कार्तिकेयपुर राजाओं के आदि पुरुष कौन थे, तो आपको याद रखना है इनके जो आदि पुरुष थे वो शालिवाहन थे, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसका संस्थापक तो आपको पता ही है दोस्तों, कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था, तो वो दोस्तों इसका जो संस्थापक था कत्यूरी वंश का कौन था, तो वो बसंत देव था। ये आपको याद रखना है, इसका संस्थापक कौन था, तो बसंत देव था। कत्यूरी वंश का शासक बसंत देव था और सबसे प्रतापी शासक ललित सूर्यदेव था। ये भी आपको याद रखना है, ललित सूर्यदेव इसका सबसे प्रतापी शासक हुआ है। और इनके जो कुल टोटल अभिलेख मिले हैं, तो वो 9 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये आपको याद रखना है। कत्यूरी राजाओं का जो ये था आदि पुरुष, तो वो कौन था, तो शालिवाहन देव था। ये आपको याद रखना है दोस्तों। इनकी राजधानी कहाँ थी, तो आपको याद रखना है इनकी सर्वप्रथम राजधानी जोशीमठ में थी, जो कि चमोली जनपद में है। ये आपको याद रखना है। 300 साल तक यहाँ राजधानी रही थी। उसके बाद ये राजधानी को बैजनाथ ले गए थे, जो कि बागेश्वर में स्थित है। ये आपको याद रखना है। इनकी प्रथम कत्यूरी की जो प्रथम राजधानी थी वो कौन सी थी, तो वो जोशीमठ थी, जो कि चमोली जनपद में स्थित है। इनकी दूसरी राजधानी कौन सी थी दोस्तों, तो वो बैजनाथ थी, जो कि बागेश्वर में पड़ता है। ये आपको याद रखना है। इस वंश में जो पहले परिवार का शासक था, तो आपको याद रखना है इसमें टोटल 3 परिवार ने शासन किया था। इसका जो पहला परिवार है उसका शासक, तो आपको याद रखना है दोस्तों कि जो पहला परिवार था उसका पहला शासक कौन था, तो वो बसंत देव था। ये किसके अनुसार है, बागेश्वर लेख के अनुसार। ये आपको याद रखना है। तो कत्यूरी वंश का संस्थापक जिसे जो मैंने आपको बताया है वो बसंत देव था। ये पहला प्रश्न जो आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। अगला है कि इसके द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई थी, या सारे कत्यूरी शासकों द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई थी, तो परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ये आपको याद रखना है। और तीसरा राजा कौन था, देखो दूसरे वाले का उल्लेख नहीं मिलता है। ये आपको याद रखना है कि दूसरे वाले का उल्लेख नहीं मिलता है। तो तीसरा राजा जो था तो वो खरपर देव था। ये आपको याद रखना है, कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन था। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो तीसरा राजा था वो खरपर देव था और ये किसके समकालीन था, तो यशोवर्मन के समकालीन था। ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो आपको याद रखना है कि खरपर देव का पुत्र और जो पुत्र वधू थी, तो आपको याद रखना है कि कल्याणराज और महारानी लद्दा देवी थी। ये आपको याद रखना है। इसके जो पुत्र का नाम था वो कल्याणराज था और इसकी जो रानी थी वो लच्छा देवी थी। तो दोस्तों खरपर देव वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपको याद रखना है कि इसका अंतिम शासक त्रिभुवन राज था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए कि पहले जो परिवार था उसका जो खरपर वंश था उसका अंतिम शासक कौन था, तो वो त्रिभुवन राज था। दूसरा जो आपको याद रखना है दोस्तों कि धर्मपाल के द्वारा
तो पाल वंश के शासक जो थे धर्मपाल के द्वारा उत्तराखंड पर आक्रमण किया गया था और निंबर वंश के समय में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है कि धर्मपाल का आक्रमण हुआ था किसके समय, तो निंबर वंश के समय हुआ था। ये आपको याद रखना है। और इस बात की जानकारी किससे प्राप्त होती है, तो आपको याद रखना है कि धर्मपाल ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था, निंबर वंश के समय किया था। इसके जो उल्लेख मिला है तो नालंदा अभिलेख से मिला है। जो नालंदा अभिलेख है उससे इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि धर्मपाल द्वारा उत्तराखंड पर आक्रमण किया गया था। दोस्तों आप इसे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना कि नालंदा अभिलेख में कि धर्मपाल का उत्तराखंड पर आक्रमण करने का उल्लेख मिलता है। इसी क्रम में आगे है दोस्तों, इसी के साथ जो खरपर देव के बाद जो निंबर वंश स्थापित हुआ था, मैंने बताया कि खरपर वंश के बाद निंबर वंश आ गया था। तो आपको याद रखना है निंबर शैव को मानते थे। ये पाल शासकों के संधि की थी, इनके द्वारा जो संधि की गई थी। आपको याद रखना है कि जो निंबर है ये शैव धर्म को मानते थे। निंबर ने क्या करा था दोस्तों, पालों से संधि की थी, यानी धर्मपाल ने इसके समय में आक्रमण करा था और उसके साथ इसकी एक संधि हुई थी, जो आपको याद रखना है। और इसी के समय में दोस्तों निंबर देव के समय में जागेश्वर में विमान बनाने का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। ये भी आपको याद रखना है कि जागेश्वर में विमानों का जो निर्माण हुआ था वो किसके समय हुआ था, तो ये कत्यूरी शासक निंबर देव के समय हुआ था। निंबर देव का जो पुत्र था दोस्तों वो आपको याद रखना है। निंबर देव का पुत्र कौन था, तो वो इष्टगण देव था। जो कि आपको याद रखना है कि निंबर देव का पुत्र कौन था, तो इष्टगण देव था, जिसके द्वारा संपूर्ण उत्तराखंड को दोस्तों एक सूत्र में बांधने की कोशिश की गई थी। ये ध्यान रखना है कि उत्तराखंड को किसने एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था, तो वो इष्टगण देव ने किया था, जो आपको याद रखना है दोस्तों। इसके द्वारा इष्टगण ने, आपको कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में जो आपको याद रखने हैं दोस्तों, कि इष्टगण ने जागेश्वर में नवदुर्गा महिष मर्दिनी का मंदिर बनाया था, ये आपको याद रखना है। दूसरा लकुलीस मंदिर बनाया था और नटराज मंदिर का निर्माण भी इसके द्वारा किया गया था। ये कहाँ है, तो जागेश्वर में है, जो आपको याद रखना है। तो इष्टगण देव द्वारा कौन से मंदिर का निर्माण किया गया था, तो नवदुर्गा महिष मर्दिनी मंदिर का निर्माण किया गया था, लकुलीस मंदिर का निर्माण किया गया था, नटराज मंदिर का निर्माण किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। अगला है दोस्तों, इष्टगण का जो पुत्र था वो ललित सूरदेव था, जो कि कत्यूरी वंश का सबसे प्रतापी शासक था। ये आपको याद रखना है। इसी वंश का, कत्यूरी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो वो इष्टगण देव का पुत्र ललित सूरदेव था। इसे धरती के उद्धार के लिए वराहावतार के समान बताया गया है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसे धरती के उद्धार के लिए वराहावतार के समान बताया गया है। और इस बात का उल्लेख कहाँ से होता है, तो ये पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से होता है। ये आपको याद रखना है। और ये किस वंश से संबंधित है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है ये कत्यूरी या कार्तिकेय पूर्व वंश से संबंधित था। और ये किस शासक का अभिलेख है, ये भी आपको याद रखना है, तो ये ललित सूरदेव का अभिलेख है। दोस्तों इस अभिलेख की खोज कब हुई थी, तो 1877 में हुई थी। और किसके द्वारा, किलहॉन के द्वारा। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। अगला है दोस्तों ललित सूरदेव का जो पुत्र था उसका नाम था भूदेव, जो आपको याद रखना है। और इसने बौद्ध धर्म का विरोध किया था, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। जो ललित सूरदेव का पुत्र था भूदेव, इसके द्वारा बौद्ध धर्म का विरोध किया गया था, इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। और इसने बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, इसमें मतलब सहयोग करा था इसने बैजनाथ मंदिर बनाने में, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन दोस्तों इसी टाइप से बनेगा कि बौद्ध धर्म का विरोध करने वाला कौन सा कत्यूरी शासक था, तो आपको याद रखना है वो भूदेव था। और इसने बैजनाथ मंदिर बनाने में भी सहयोग दिया था, जो आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों सुलवनादित्य वंश का संस्थापक कौन था, तो ये इच्छर देव था। ये अभी हाल ही में कनिष्क में पूछा गया है कि सुलवनादित्य वंश का संस्थापक कौन था, तो ये इच्छर देव था, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए, आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों कि इच्छर देव के बाद जो शासक बने थे, जो सुलवनादित्य वंश था इसके जो शासक बने थे इच्छर देव के बाद, तो आपको याद रखना है कि वो देसर देव थे, पद्म देव थे और सुभिक्ष राज। अंतिम जो शासक थे वो सुभिक्ष राजदेव।
ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। जो इस वंश के शासक थे वो दशरथ देव थे, पद्म देव थे और सुभिक्षराज देव थे, आपको याद रखना है। और इसी समय में जो आपको याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कि कत्यूरों के समय ही आदि गुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड में आगमन हुआ था। इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद रखना है कि आदि गुरु शंकराचार्य किसके समय आए थे, तो ये कत्यूरी शासकों के समय उत्तराखंड आए थे, जो आपको याद रखना है। दूसरा आगे है दोस्तों, कार्तिकेयपुर राजवंश के समय उत्तराखंड आए थे, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि कत्यूरी या कार्तिकेयपुर वंश के समय ये उत्तराखंड आए थे। इन्होंने बद्रीनाथ, केदारनाथ मंदिरों का पुनरुद्धार भी कराया था या जीर्णोद्धार कराया था, आप बोल सकते हैं दोस्तों। इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। इससे संबंधित जो आपको याद रखने हैं, इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इन्होंने हिंदू धर्म का प्रचलन किया था, आपको याद रखना है। दोस्तों, आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा ज्योतिर्मठ की भी स्थापना की गई थी। ये आपको याद रखना है कि ज्योतिर्मठ की स्थापना किसने की थी, तो वो आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा ही की गई थी। आगे है, जो आपको याद रखना है दोस्तों, कि इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। वो कब त्यागे थे, तो 820 में त्यागे थे। और किस जगह पर, केदारनाथ में इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, ये आपको याद रखना है। आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा 820 में अपने प्राण त्यागे गए थे और केदारनाथ में त्यागे थे, ये आपको याद रखना है। कत्यूरी शासक में जो आपको जानकारी प्राप्त करनी है दोस्तों, जो आपको याद रखना है कि इनके जो स्रोत हैं कत्यूरी शासकों के, वो क्या क्या हैं, तो वो लोक गाथाएँ हैं और जागर हैं। इनसे ही इनके बारे में उल्लेख मिलता है। इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। कुछ समय बाद कई शाखाओं में ये बढ़ गया था राज्य, तो ये भी आपको याद रखना है। इस वंश की जो प्रमुख शाखाएँ थीं, जो आपको याद रखनी है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, कि अस्कोट में रजवार थे, जो आपको याद रखने हैं। डोटी में मल हुआ करते थे उस समय, अस्कोट में रजवार हुआ करते थे, डोटी में मल हुआ करते थे, ये आपको याद रखना है दोस्तों। इनकी राजधानी थी, कत्यूरी शासकों की यहाँ पर राजधानी हुआ करती थी। उससे संबंधित जो आगे आपको याद रखने हैं, कि अशांति देव ने कत्यूर राज्य में अपना राज्य स्थापित कराया था, ये भी आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अशांति देव जो कत्यूरी राज्य में इन्होंने स्थापित कराया था। इनकी जो राजधानी थी वो रणचूलाकोट थी, ये आपको याद रखना है कि इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो जोशीमठ से लेकर रणचूलाकोट को बनाया था, यहाँ से स्थानांतरित की थी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अशांति देव ने अपनी राजधानी जोशीमठ से रणचूलाकोट को बनाया था। आगे है, इस वंश का जो अंतिम शासक है, जो आपको याद रखना है कि कत्यूरी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो ब्रह्मदेव था, जो कि बहुत ही अत्याचारी शासक था और कामुक शासक था। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। कत्यूरी वंश के जो स्थापना की थी वो बसंत देव ने की थी, ये आपको याद रखना है कि बसंत देव ने करी थी। और अंतिम शासक ब्रह्मदेव था, जिसे हम वीरदेव के नाम से भी जानते हैं। जागरों में इसे वीरमदेव कहा गया है, आपको याद रखना है, और इसे वीरदेव भी कहा जाता है। जो अंतिम शासक है ब्रह्मदेव, इसे जागरों में वीरमदेव कहा गया है और इसे वीरदेव नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसी के समय में कि तैमूरलंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था, ये कहीं कहीं बुकों पर ये भी आपको याद रखना है कि इसका सन 1399 दिया है। तो इस समय इसने तैमूरलंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था और यहाँ का शासक ब्रह्मदेव हुआ करता था, ये आपको याद रखना है दोस्तों। इस मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जो अधिक से अधिक आपको इसका परिणाम मिलेगा दोस्तों आने वाले एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद दोस्तों।